नमस्कार दोस्तों, कोर्स में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका कोर्स में। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 16 इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी, समानता का अधिकार सरकारी नौकरियों में। और इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु में क्या था, ये बेचारे हमारे वॉचमैन साहब थे जो कि ड्यूटी पे जिनको जो एक्सपायर हो जाते हैं। अब होता क्या है कि इनकी फैमिली में 2 छोटे बच्चे थे जिनको कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं दी जा सकती थी। और जो वाइफ थी वो ये बोलते हैं कि भाई मैं बीमार रहती हूँ, एनीमिया है, हाइपरटेंशन है मेरे को, इसलिए मैं नौकरी मेरे को नहीं चाहिए। अब होता क्या है, जब बड़ा लड़का थोड़ा सा बड़ा होता है, एसएससी पास करता है, तो वो फिर से जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कहता है मुझे नौकरी दे दो। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि भैया अभी भी तुम बहुत छोटे हो, माइनर हो, इसलिए तुम्हें नौकरी नहीं दी जा सकती। और 7 साल बीत जाते हैं टोटल वॉचमैन साहब की एक्सपायरी को। और फिर से बड़ा लड़का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचता है और एडमिनिस्ट्रेशन अब की बार फिर से रिजेक्ट कर देता है एप्लीकेशन को। होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार आप मार्जिनलाइज फैमिली से आते हो, ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ी फैमिली से आते हो, बहुत पैसा वैसा आपने इकट्ठा कर लिया हो और उसके बावजूद आपने नौकरी को पाने में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं दिखाई। बेसिकली उनका इशारा वाइफ की तरफ था, यानी कि आपके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी है कि आप गुजारा कर सकते हैं अच्छे तरीके से, जिसकी वजह से आपको ये नौकरी नहीं चाहिए। और अब 7 साल 7.5 साल बाद आप आ रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दे दो। तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बेसिस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है, नौकरी नहीं देता है। और इसीलिए ये पहुंचते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कहता है कि भाई साफ तौर पर तो मेंशन है कि भाई एनीमिया की बीमारी है, वाइफ को हाइपरटेंशन है, और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन 3 महीने के अंदर जो है बच्चे को नौकरी दो। अब इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको लगता है थोड़ा सा दिल पे धक्का, और वो पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। और वो ये कहता है कि जज साहब, ऐसा नहीं है कि जब वॉचमैन साहब की एक्सपायरी हुई तो हमने उनके घर वालों को बिल्कुल छोड़ दिया हो। हमने 26,000 रुपए तो इन्हें दिए, उससे अलग इन्हें विडो पेंशन तो मिल ही रही थी। अब इन्होंने अप्लाई नहीं किया तो ये इनकी मर्जी थी। तो यहाँ पर वो ये कहती हैं, वाइफ कहती है कि हम बीमार थे इसलिए नौकरी नहीं कर पाए, और इसी वजह से हमने क्या किया, घर पालने के लिए। ऐसा नहीं कि हमारी सिचुएशन जो एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक रही होगी, हमने लोगों के घर जाके बर्तन मांजे हैं और तमाम ऐसे मेनियल जॉब्स किए हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि भैया जो आदमी एनीमिया से ग्रसित है या फिर जिसको हाइपरटेंशन है, ऐसे व्यक्ति को तो एक रेगुलर जॉब की हमेशा ज़रूरत होगी। वो ऐसी जॉब पर डिपेंड नहीं हो सकता जिसका अस्तित्व आज है कल ख़त्म हो जाए, आज है कल ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ ये जो म्यूनिसिपैलिटी की जॉब है, ये उन घर पे बर्तन मांजने से या फिर और काम मेनियल जॉब करने से उनसे तो बहुत मामले में बेहतर है। आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, आराम भी ज़्यादा मिलेगा। तो किसी भी केस में आप ये नहीं कह सकते कि आपको एनीमिया था, आपने वो काम तो कर लिया जो आसान है, उसको करने में आपको दिक्कत हो रही है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को उलट देता है और ये कहता है कि अगर इस बच्चे को नौकरी देंगे तो बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस होगा। और यही 16 का पहला पॉइंट बोलता है कि सरकारी नौकरियों में सभी को इक्वालिटी होगी, समानता होगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिखाया। अब क्या था, ये जो तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन था, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए 4 पोस्ट निकालता है, क्यूरेटर की, एपिग्राफिस्ट की, आर्कियोलॉजिस्ट और जूनियर आर्कियोलॉजिस्ट। अब इन जॉब में क्या है, क्या इनका काम था, ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ बस ये है, ये हो सकता है कि भाई इनका काम जो है खुदाई करने से और जो पुराने पुरातत्व जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहाँ पर ये पता लगाना क्या हमारा अस्तित्व था, हिस्ट्री क्या थी हमारी। अब होता क्या है, यहाँ पर कमीशन नोटिफिकेशन में 3 चीज़ों को मेंशन करता है कि भाई जो 3 जॉब है उसके लिए सिर्फ हिंदू अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा जो क्यूरेटर की जॉब है उसमें मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं उनको वही रिजर्वेशन मिलेगा क्यूरेटर की पोस्ट के लिए जो कि बैकवर्ड हिंदूज को मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पर कहीं से कहीं तक भी क्यूरेटर की जॉब के लिए ऐसा नहीं है कि कमीशन मुस्लिम्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हो। इस नोटिफिकेशन से ऐसा सामने आता है। अब होता क्या है, एक व्यक्ति होता है नल्ला मोहम्मद, और ये नल्ला मोहम्मद बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, इसके पास हिस्ट्री की भी डिग्री होती है, आर्कियोलॉजी की भी डिग्री होती है, तमाम इसके पास डिग्रियां होती हैं। यानी कि अगर ये हिंदू होता तो इसको चारों में से कोई भी नौकरी मिल सकती थी। अब 3 तो इसको इसलिए नहीं मिल सकती थी क्योंकि ये हिंदू था, और इसीलिए ये चौथी पोस्ट क्यूरेटर के लिए अप्लाई करता है। अब होता क्या है, जो कमीशन है वो एंड टाइम पर इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है। और होता क्या था कि भाई जब इसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाता है उसके
2 दिन बाद ही एग्जाम हो जाता है और इसी वजह से ये अपील भी नहीं कर पाता कि भाई बताओ क्या रीजन रहा जिसकी वजह से मैं उस रीजन को सुधार दूं, और इसीलिए पहुंचता है मद्रास हाई कोर्ट। और मद्रास हाई कोर्ट तमाम दुनिया भर की जो है दलील मारता है कमीशन पे। ये कहता है कमीशन पहले तो ये बताओ तुमको किसने इस बात की अथॉरिटी दी कि तुम जो है ये कहो कि बाकी 3 पोस्ट में जो है हिंदू अप्लाई करेंगे, यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा जो एक्सकेवेशन होगा, जो आर्कियोलॉजी होगी, वो सिर्फ मंदिर के अंदर होगी, बाहर नहीं होगी। और दूसरा, तुम सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए जो है आर्कियोलॉजी करोगे, बाकी किसी चीज के लिए आर्कियोलॉजी नहीं करोगे। तो सीधे तौर पर तुम रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और इसीलिए मद्रास हाई कोर्ट ये बोलता है कि नल्ले को चारों में से कोई भी एक जॉब, क्यूरेटर की तो छोड़ो, जहां पर वो मेंशन है वहां पर कि भाई मुस्लिम्स भी अप्लाई कर सकते हैं, उसको तो छोड़ो, अब तुम चारों में से कोई एक पोस्ट दो। अच्छा, यहाँ पर जो कमीशन था, वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, वो ये मेंशन करता है कि भाई जो क्यूरेटर की पोस्ट थी, जो रिजेक्शन हमने किया है वो इसलिए किया है कि जो क्यूरेटर की पोस्ट थी उसके लिए संस्कृत आना आपके लिए मैंडेटरी है। या तो आप संस्कृत का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दो, या फिर आप ये मेंशन कर दो कि आपको लिखनी और पढ़नी आती है। अब ये काम नल्ले ने नहीं किया, इसीलिए हमने उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया है। ये दलील थी हाई कोर्ट की। और यही पॉइंट कहता है 16 का अगला कि भाई कोर्ट ने कहा कि आप रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। यहाँ पर 16 कहता है कि किसी भी पर्सन के बीच, सिर्फ सिटीजन की बात हो रही है, किसी भी सिटीजन को रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बीच बेसिस पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी नौकरी में उसको अप्लाई करने से। डिसेंट का मतलब होता है उद्भव, की भाई आप पहले तो कहीं साउथ अफ्रीका से थे, अब आपने आके हिंदुस्तान की सिटीजनशिप ले ली है, या फिर आपकी फैमिली के बेसिस पर। और रेजिडेंस का मतलब तो रेजिडेंस है ही। यही 16 का अगला पॉइंट है। अब जब ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में बन रहा था तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को मुद्दा उठाया कि जो नौकरियां हैं उसमें स्टेट के लोगों को ही प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, और इसीलिए स्टेट की नौकरियों में सिर्फ स्टेट के लोगों को जगह मिलनी चाहिए, बाहर के लोग ना आ सकें। इसलिए इन्होंने इस चीज की डिमांड करी और इसीलिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1957 बना, जिसके बेसिस पर हिमाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया या आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो वैकेंसीज थी उनको वहां के लोकल लोग ही भरते, बाहर के लोग नहीं भर सकते थे। ऐसा 1957 के एक्ट ने किया। लेकिन हुआ क्या, ये एक्ट ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया, 1974 में ही ये खत्म हो गया। हुआ क्या कि जब वैकेंसीज निकाली तो देखा क्या गया कि लोग ही कम पड़ गए। आपने स्टेट के बेसिस पर रिजर्वेशन किया लेकिन लोग ही कम पड़ गए। तो इसी वजह से 1974 में इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। और उसके बाद ये भी रहा कि स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। हिमाचल प्रदेश जो यूनियन टेरिटरी थी वो एक स्टेट भी बन गया, और मणिपुर जो पहले एक स्टेट यूनियन टेरिटरी थी वो भी स्टेट बन गया। तो इसी वजह से इस एक्ट को खत्म करना पड़ा। और आज के टाइम पे जो रेजिडेंस के बेस पर रिजर्वेशन है वो सिर्फ आंध्र प्रदेश, ये एक्ट जो है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के बेस, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पे लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन भी है 371D, जहां पर वो ये बोलता है, बहुत सारी चीजें बोलता है, जिसमें से एक पॉइंट ये भी है कि भाई यहाँ पर जो जॉब्स हैं उनमें कुछ एक जॉब्स के लिए वहाँ की लोकल यूनिवर्सिटीज से ही बंदे उठाए जाएंगे। और यही अगला पॉइंट है 16 का कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो किसी स्टेट की वैकेंसीज के लिए रेजिडेंस को एक मुद्दा बना सकता है कि भाई उस स्टेट के लोग ही उस वैकेंसी को भर पाएंगे, बाहर के लोग नहीं भर पाएंगे। लेकिन स्टेट का लेजिस्लेचर ऐसा नहीं कर सकता, सिर्फ संसद करेगी, पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता। अब 1979 की ये बात है, मोरारजी देसाई जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो नक्शे में आती है और ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन एस्टैब्लिश करते हैं, जो ये बोलता है कि भैया आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि बैकवर्ड क्लासेस देखो हिंदुस्तान में कैसी हैं और उनको क्या क्या उनकी सहायता की जानी चाहिए, क्या क्या प्रिविलेजेस, क्या क्या रिजर्वेशन उनको देने चाहिए, उसके लिए काम करो ज़रा। और ये क्या करते हैं, टोटल 11 पॉइंट्स बनाता है जो बैकवर्ड कमीशन है। ये सेकंड बैकवर्ड कमीशन बीपी मंडल की चेयरमैनशिप में था। मंडल कमीशन टोटल 11 पॉइंट्स बनाता है, जिसको ये 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सोशल, इकोनॉमिकल और एजुकेशनल। सोशल कि भाई कोई दूसरी बिरादरी अगर आपको बैकवर्ड मान रही है तो आपको बैकवर्ड क्लास में ऐड कर लिया जाएगा। एजुकेशनल मतलब कि टोटल जो भी हिंदुस्तान में जितने एवरेज लोग मैट्रिक पास हैं उससे 25% कम लोग आपकी कम्युनिटी में मैट्रिक पास हैं, तो फिर से आपको बैकवर्ड क्लास में इंक्लूड कर लिया जाएगा। और
इकोनॉमिकल कि भाई आपकी टोटल कम्युनिटी में से अगर 50% लोगों को कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए, तो फिर से आपको बैकवर्ड मान लिया जाएगा। टोटल ऐसे 11 पॉइंट्स बनाते हैं। अब रिजल्ट क्या निकल के आता है कि टोटल 52%, 52% लोग बैकवर्ड माने जाते हैं अकॉर्डिंग टू बीपी मंडल कमीशन। और जैसा इन्होंने ये बोला कि भाई 52% लोग ओबीसी हैं, तो उन्होंने इसी बात का आर्ग्यूमेंट भी रखा कि भैया 52% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन था क्या, कोर्ट जो थी सुप्रीम कोर्ट, एक पहले फैसले में 1962 की ये बात है जब वो ये बोल चुकी थी कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा किसी भी केस में, और इसीलिए ये रिकमेंड करते हैं 27% का रिजर्वेशन। 27% ओबीसी को मिल जाएगा, 22.5% SC/STs को मिल जाएगा, टोटल हो जाएगा 49.5%, जो कि 50% से कम होगा। सुप्रीम कोर्ट की बात भी रह जाएगी और रिजर्वेशन की बात भी रह जाएगी। अब होता क्या है, जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है वो तो गिर जाती है। इसके बाद आती है इंदिरा सरकार, राजीव गांधी की सरकार। ये थोड़े से हिचकते हैं इस रिजर्वेशन को अप्लाई करने में। अब आते हैं वीपी सिंह, राजशाही खानदान से आते हैं। इनका एटीट्यूड भी वैसा ही था, अगर आप इनके इंटरव्यू देखेंगे, एटीट्यूड मतलब राजा वाला एटीट्यूड है। और ये जो है इस रिजर्वेशन को अप्लाई कर देते हैं। अब होता क्या है, इस रिजर्वेशन के एप्लीकेशन से पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो यूनियन है वो तमाम मतलब सड़कों पे आ जाती है, दुकानें बंद करवाने लगती हैं, और टोटल 200 बच्चे जो हैं अपने आप को आग लगा लेते हैं, और जिसमें से 60 60 लोग जो है उनकी मौत हो जाती है। और इसी को बेस बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट में केस डाला जाता है, जिसको बोला जाता है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस या मंडल केस। ये जितने भी केस हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं उन सब का वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसीलिए जो है टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर इंदिरा साहनी जो है 2-3 पॉइंट्स उठाती हैं। ये बोलती हैं कि एक तरफ तो आप इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी में समानता है, फिर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। दूसरी चीज जो कास्ट है, हमने तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये देखा है कि बैकवर्ड लिखा हुआ है, बैकवर्ड लोगों को जो है आप वो कर सकते हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन आप तो कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो क्या कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? और तीसरा पॉइंट ये उठाती हैं कि अगर ऐसा रिजर्वेशन दिया जाएगा तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी एफिशिएंसी में कमी आएगी। भाई जो कम डिजर्विंग लोग हैं वो रिजर्वेशन के बेसिस पर ऊपर पहुंच जाएंगे और इसीलिए एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी। ये इन 3 पॉइंट्स को मुद्दा बनाकर केस चलता है, जिसमें कि कोर्ट ये फैसला सुनाता है कि हाँ जी, जो कास्ट है वो बैकवर्डनेस का वाजिब इंडिकेटर है, और वो ये जो भी रिजर्वेशन था उसको वैलिड मानता है। और यही है 16 का अगला पॉइंट, जो ये बोलता है अगर स्टेट चाहे, अगर स्टेट को लगता है कि बैकवर्ड लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है सरकारी नौकरियों में वो कम है, अकॉर्डिंग नहीं है उनकी पॉपुलेशन के, तो वो सीट्स को वो रिजर्व कर सकती है। जैसे 52% का आंकड़ा बताया बीपी मंडल ने, और 52% लोग अगर सरकारी नौकरी में नहीं है बैकवर्ड क्लास से, तो सरकार उन लोगों के लिए रिजर्व कर सकती है नौकरी, जिससे क्या हो कि 52% लोग सरकारी नौकरी में आ सकें। यही है 16 का अगला पॉइंट। अब जब कोर्ट ने फैसला सुनाया इंदिरा साहनी के केस में, तो वो जो रिजर्वेशन था उसको वैलिड तो माना, लेकिन यहां पर कोर्ट ने और भी पॉइंट्स बोले। एक तो ये बोला कि भाई जो क्रिमिनल एयर है उसको एक्सक्लूड करो, क्रिमिनल एयर को ओबीसी में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन होगा वो प्रमोशन में नहीं होगा, वो इनिशियल अपॉइंटमेंट तक लिमिट होगा। शुरू में आपको रिजर्वेशन मिला, आपने नौकरी अचीव करी, आ गए, लेकिन अब आप रिजर्वेशन के बेसिस पर प्रमोट नहीं होंगे। इससे अलग जो रिजर्वेशन होगा वो किसी भी केस में 50% से ज़्यादा नहीं होगा। हाँ, कैरी फॉरवर्ड रूल लागू होगा। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि जो पिछले साल की रिजर्व वैकेंसीज थी, अगर उसमें से कुछ बच जाती हैं तो आप उनको आगे लागू कर सकते हैं, लेकिन फिर से रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ कोर्ट ने सरकार को ये भी ऑर्डर दिए कि भाई एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा कमीशन बनाओ जो ये देखे कि ओबीसी को ज़्यादा तो इंक्लूड नहीं कर लिया है, मतलब ज़्यादा तो रिजर्वेशन नहीं दे दिया, या फिर कम तो रिजर्वेशन नहीं दे दिया है। ऐसे कुछ एक ऑर्डर्स सुप्रीम कोर्ट ने और दिए। अब था क्या, जब सरकार ने देखा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया, और फिर से कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट लिखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर सरकार चाहे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्व प्रमोशन में रिजर्वेशन दे सकती है। किसके साथ? कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के साथ। पहले तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन दिया गया,
बाद में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड की गई। अब रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो ठीक है कि सीधी सी बात है समझने में, प्रमोशन में रिजर्वेशन दे देंगे। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है कि मान लीजिए दो बंदे ए और बी, ए जनरल कास्ट से है और बी शेड्यूल कास्ट से है। अब होता क्या है, ए सीनियर है, बी बाद में ज्वाइन करता है। अब थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के बेसिस पर जो बी है वो ए का सीनियर हो जाता है, और मान लीजिए थोड़े दिनों बाद ए को भी प्रमोशन मिल जाता है। अब ये पहले ऐसे थे, फिर दोनों सेम लेवल पर आ गए। लेकिन होगा क्या, ऐसा नहीं होगा कि अब फिर से ए सीनियर होगा, बी ही सीनियर माना जाएगा। कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से सीनियरिटी, सिचुएशन के हिसाब से सीनियरिटी। सिचुएशन के हिसाब से बी सीनियर हो गया, अब वही सीनियर माना जाएगा, फिर चाहे ए बाद में उसके बराबर पहुंच जाए या नहीं पहुंच जाए। यह है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। अब इससे अलग कोर्ट ने जैसा ये ऑर्डर दिया कि भाई 50% का रिजर्वेशन तो आप कैरी फॉरवर्ड तो आप कर सकते हैं वैकेंसीज को, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते रिजर्वेशन को। तो इसको बाईपास करने के लिए फिर से जो सरकार है उसने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पॉइंट लिख दिया, जिसमें उसने ये कहा कि जो कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर सरकार उसको एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी कंसीडर करती है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। मतलब कि पिछले साल अगर मान लीजिए 10% वैकेंसी, रिजर्व वैकेंसीज खाली रह गई, तो इस साल क्या करेगी सरकार, उन 10% को अलग से भरेगी। उस साल की वैकेंसीज है उनके साथ इंक्लूड नहीं करेगी, उसको अलग से इंक्लूड करेगी, जिससे क्या होगा कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्टली तरीके से देखें तो रिजर्वेशन वैसे तो 50% से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन होगा क्या, जो पिछले साल की वैकेंसीज थी उनके लिए अलग से नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसीलिए उनको उस साल की वैकेंसीज के साथ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और इसी को सरकार ने इस पॉइंट में ऐड कर दिया। अब ये जो सारे रिजर्वेशन हुए, प्रमोशन में रिजर्वेशन हुए, या क्या ये जो 50% रूल का बाईपास हुआ, इन सबको बेस बनाते हुए कोर्ट में केस किया गया, जो था नागराज, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2006 का ये केस है। और इसमें ऐसे मुद्दे उठाए गए, ऐसी दलील दी गई नागराज साहब की तरफ से कि ये जो रिजर्वेशन नौकरियों का है, इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बड़ा खतरनाक हो सकता है, जिसमें क्या होगा कि जो रिजर्वेशन से आएगा वो 45 साल में ही चौथे लेवल के पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और 49 साल 49 इयर्स में वो टॉप लेवल पर पहुंच चुका होगा जो रिजर्व कैटेगरी से है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी से होगा वो 56 साल में सिर्फ तीसरे स्टेज तक ही पहुंच पाएगा, और इतना कि उसको चौथे स्टेज का रिजर्वेशन मिले तब तक वो रिटायर हो चुका होगा। इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस इस रिजर्वेशन से देखने के मिलेंगे। लेकिन बावजूद इसके इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है वो उन सारे अमेंडमेंट्स को वैलिड मानता है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी वैलिड है, जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है वो भी वैलिड है, जितने भी अमेंडमेंट्स सरकार करती है उन सबको कोर्ट वैलिड कर देता है। लेकिन कोर्ट यहां पर यह मेंशन करता है, जैसे नागराज साहब ये बोलते हैं कि भाई इसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं, तो कोर्ट ये बोलता है कि भैया ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है या फिर जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, ये सब इनेबलिंग क्लॉज हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप से लागू हो जाएंगे, सरकार को नियम कानून बनाना पड़ेगा तब ये लागू होंगे। और हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि सरकार अपने मनमर्जी से रिजर्वेशन तो नहीं दे रही है, तो आप घबराओ मत। अगर सरकार ऊल जलूल रिजर्वेशन देगी तो हम उसको देखेंगे और उसको कैंसिल कर देंगे। और ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में। हुआ क्या कि मायावती की सरकार ने बहुत तगड़ा रिजर्वेशन दे दिया पावर कॉर्पोरेशन की वैकेंसीज में, जिसको चैलेंज किया गया। अब कोर्ट ने कहा कि भाई डेटा दिखाओ, स्टैट्स दिखाओ, किस बेसिस पर आपने इतना रिजर्वेशन दिया है, और ये फेल हो गए। वो डेटा दिखा ही नहीं पाए, वैलिड रीजन ही नहीं बता पाए कि भाई हाँ इतने रिजर्वेशन की जरूरत है भी, और इसीलिए कोर्ट ने उस रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया। तो कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये तो इनेबलिंग क्लॉज है, घबराने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर रिजल्ट देखने को हमें मिल गया। अभी जो नल्ला मोहम्मद का हमने केस देखा, इस पर हम एक बार फिर से वापस आएंगे। जो मैंने आपको बात बताई वो आधी अधूरी थी, अब हम जानेंगे पूरी बात। हुआ क्या था, जैसे हमने देखा मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई कमीशन तुम तो जो है रिलीजन के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, नल्ला को चारों में से कोई एक जॉब दो। अब होता क्या है कि पहले तो नल्ला गया था कोर्ट के पास, अब जाएंगे डायरेक्टर साहब आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। अब ये हाई कोर्ट पहुंचेंगे और हाई कोर्ट अपने पुराने फैसले को उलट देगा और क्या कहेगा
कि भाई यहाँ पर केस ये था कि ये देखना था कि क्या नल्ला को क्यूरेटर की जॉब दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट तो किसी और मामले में ही चला गया। वो तो ये देखने लगा कि भैया सेकुलरिज्म है कि नहीं है, हिंदू मुसलमान एकता की बातें करने लगा, तमाम दुनिया भर की बातें करने लगा। तो यहाँ पर इसीलिए हाई कोर्ट अपने पुराने फैसले को उलट देता है और यहाँ पर ये जो चीज़ थी कि भाई 3 वैकेंसीज जो है वो सिर्फ हिंदू ही भर सकते हैं, उन सब चीज़ों को वो वैलिड मान देता है। और यही है जो 16 है उसका अगला पॉइंट, वो ये कहता है कि भाई सरकार द्वारा बनाया गया कोई नियम ये कहता है कि भाई किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए कोई पर्सन जो है वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आना चाहिए। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो तमिलनाडु में एक एक्ट लागू होता है, तमिलनाडु एंडोमेंट एक्ट, जो कि उन जितने भी मंदिर हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो कमिश्नर होगा उन मंदिरों के लिए, जो डिप्टी कमिश्नर होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही होगा। और जिस दिन वो ये बोल देता है कि भैया मैं आज से हिंदू नहीं रहा, मैं सिख हो गया या मैं मुसलमान हो गया, तो उसी दिन से वो कमिश्नर होना खत्म, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर खत्म। तो ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर ये पॉइंट ये बोलता है कि किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का पर्सन अगर किसी स्पेसिफिक रिलीजन से आता है, ऐसा कोई कानून बोलता है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा। अब था क्या, जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने 27% का रिजर्वेशन दिया तो उसके अगले साल ही 1991 में नरसिम्हा राव साहब ने क्या करा, उस रिजर्वेशन में 2 चेंज करे। एक तो 10% का रिजर्वेशन दिया वीकर सेक्शन को, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन फ्रॉम अपर कास्ट, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि जो 27% का रिजर्वेशन है ओबीसी को, उसमें गरीब लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, अमीर लोगों को निकाला जाएगा। तो इसमें जो हम देखते हैं, जो जहां पर इन्होंने ये बोला कि 27% के रिजर्वेशन में गरीब लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसका बराबरी हम क्रिमिनल एक्ट से कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो 10% का रिजर्वेशन इन्होंने दिया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। अब है क्या, जैसा हम आज देखते हैं कि हम लोग ये सुनने को हमें मिलता है कि भाई जो रिजर्वेशन है वो इकोनॉमिकल बेसिस पर होना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ना कि कास्ट के बेसिस पर होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो हिस्टोरिकली जो चीज़ हुई थी जिसको कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, फिर से सरकार ने 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से फिर से एक छठा पॉइंट ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन के 16 प्रोविजन में, जो ये बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पैसे से कमज़ोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है सरकारी नौकरियों में। इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड। अब होगा क्या कि ये जो वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन होगा इसको फैमिली इनकम के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि भाई अगर आप की फैमिली इनकम जो है 8 लाख से कम है, या फिर आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है 1000 स्क्वायर फीट मीटर से ज़्यादा तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ एक पॉइंट्स जो है सरकार ने मेंशन किए हैं, जिसमें कि जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि किसको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में माना जाएगा। यह है 16 का सब क्लॉज 6, लास्ट पॉइंट। अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ऐड हो रहा था तो इसमें 2-3 बातें उठी कि भाई एक तो जैसे हम पहले देख चुके हैं कि रेजिडेंट्स को ही एक बेसिस बनाना चाहिए सरकारी नौकरी देने के लिए। इससे अलग जब रिजर्वेशन की बात आई तो बहुत सारे लोगों ने रिजर्वेशन का अपोज किया कि भाई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, ये और सेग्रीगेट करेगा, जो वीकर सेक्शंस हैं उनको और अलग थलग कर देगा, इसीलिए रिजर्वेशन मत दो। लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने ये मेंशन किया कि भैया जो लोग अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन से दूर थे, जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्ति नहीं हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन होता कैसा है, चलता कैसा है, उसमें काम कैसे होता है, उन लोगों को अगर रिजर्वेशन देकर एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए तो ये गलत नहीं होगा, और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। इससे अलग कुछ लोगों ने यह भी बोला कि ये जो रिजर्वेशन आप दे रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस के बेस पर, ये बड़ा वेग है, उलझलूल है, मतलब बैकवर्ड क्या है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर साफ साफ तौर पर ये मेंशन करो कि ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को दिया जाएगा। ये थी हिस्ट्री से रिलेटेड बात। अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें 4-5 अमेंडमेंट्स जैसे हुए कि जो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1995 का, उसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन जोड़ दिया। इसके बाद जो 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था
2000 का, उसने जो है इसमें जो कैरी फॉरवर्ड रूल 50% से जो सेपरेट वैकेंसीज को कंसीडर करने का है वो ऐड कर दिया। फिर 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 की ये बात है जब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी ऐड कर दी गई, और 2019 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 10% वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन इसमें ऐड कर दिया गया। अब है क्या, एक इसका एक्सेप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जॉब्स में 69% तक का रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हुआ क्या कि जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने ये रिजर्वेशन बनाया तो इसको चैलेंज भी किया गया, लेकिन जो डेटा, जो स्टैट्स तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए उससे कोर्ट सेटिस्फाई हुआ। उसने कहा कि ठीक है जी, वाजिब है, मानते हैं, आप ठीक कह रहे हो, और इसीलिए जो 69% का जो रिजर्वेशन तमिलनाडु में है वो वैलिड है। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं शुरू के, जो 16 के पहले 2 क्लॉज हैं, वो बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। कैसे वो, क्योंकि किसी भी बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सब लोग समान है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, रेजिडेंस, सब बराबर है। लेकिन आगे के जो 4 पॉइंट्स हैं वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसीलिए बाकी के 4 पॉइंट्स जो हैं वो हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और यहाँ पर ख़त्म होता है आर्टिकल 16। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।